कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियां? निश्चित रूप से ये अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग संधि व संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे। अब ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि संधि कितना इम्पोर्टेंट है और संधि विच्छेद कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संधि और संधि विच्छेद से प्रश्न जो है सामान्य परीक्षा में तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले संधि क्या है? संधि का मतलब होता है जोड़, मेल मिलाप। जैसे जब कहीं कभी कहते हैं कि राजाओं में संधि हो गई, तो राजाओं में संधि हो गई का मतलब क्या हुआ? मतलब वे राजा जो है वो पहले लड़ झगड़ के अलग अलग हुए होंगे, अब दोनों मिल गए, मतलब संधि हो गई। नदियों की संधि हो गई, मतलब 2-3 नदी वहां पे आए और वहां पे मिल गए, तो संधि हो गई, संगम हो गया उनका, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो संधि फिर किस, और यदि हम लोग व्याकरण की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए सार्थक शब्द, सबसे बड़ी चीज हमें जो यहाँ पे जाननी चाहिए वो है सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब क्या हुआ? उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए, और मेल होना है मतलब क्या है? 2 या 2 से अधिक। ठीक है ना, 2 या फिर इससे अधिक शब्द, तो जो रहेंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे देखिए हम बोलते हैं पुस्तक, पुस्तक आलय। पुस्तक का मतलब क्या हुआ? किताब। आलय का मतलब क्या हुआ? घर। यदि ये दोनों शब्द को मिला दें तो क्या हो जाता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय, तो ये जो है ना, ये सार्थक शब्द है। ठीक है, ये सार्थक शब्द है। पुस्तक का भी अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ होता है, तो ये दोनों मिलकर पुस्तकालय, तो ये संधि कहलाएगी। तो इस आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मतलब यहाँ पे ये चीज और ये देखना चाहिए कि संधि में ये जो शब्द है, मतलब पहले शब्द का आखिरी वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन लोग दोनों को मिलना है। इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, यदि मान लीजिए दोनों तरफ स्वर है, दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि। यदि एक तरफ स्वर है एक तरफ व्यंजन है, या दोनों तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि। एक तरफ स्वर या व्यंजन है और दूसरे तरफ विसर्ग है तो विसर्ग संधि। मतलब एक भी कहीं पे स्वर आया, दोनों तरफ स्वर आया तो स्वर संधि, एक तरफ भी व्यंजन आया तो व्यंजन संधि, और एक तरफ भी यदि विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि। अब आपको लग रहा हो क तो व्यंजन है मैडम, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन क यहाँ पे क के साथ में क प्लस अ है, आ छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पे क प्लस आ छिपा है, तो यहाँ पर अ और आ की संधि हो रही है, यहाँ पे अ और आ की संधि हो रही है, इसलिए स्वर संधि कहलाएगा। तो पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, स्वर संधि। हालांकि मैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में वीडियो पहले बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सिर्फ एक बार उस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए तो व्यंजन संधि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ विसर्ग संधि, उसमें ट्रिक्स के साथ भी बताई हूँ। तो आज हम लोग जो है ना मुख्य रूप से संधि विच्छेद के बारे में बातें करेंगे। संधि विच्छेद, क्योंकि संधि तो हो ही गया है, संधि जब मालूम हो गया तो संधि विच्छेद जानना है। तो फ्रेंड्स, इसको देखने से पहले एक बार उस वीडियो को देखिए, तो फिर आपको और आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब हम लोग संधि विच्छेद के बारे में जान लेते हैं। संधि के बारे में तो बहुत सारी वीडियो में हम लोग जाने गए हैं। अब संधि विच्छेद को इस तरह से जानते हैं कि बिल्कुल सटीक और सही बने। जैसे मान लीजिए इत्यादि है, ठीक है, इत्यादि। अब इसे क्या करना है? हमें 2 भाग में तोड़ना है, और कौन सा संधि है यह भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले तो 2 बॉक्स बना लो। 2 बॉक्स में क्या है? इधर क्या आना है, इधर क्या आना है। सबसे पहले ये जानना है कि दोनों सार्थक होना है, क्योंकि सार्थक शब्दों के मेल से ही संधि बनती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ तो दी हो जाएगा इधर, और इधर ई हो गया, ई, और यहाँ पे हाफ त है, हाफ त है। अब यहाँ पे बात आ गई य की। य जो है किसमें बनता है? थोड़ा याद करना पड़ेगा, यह किसमें बनता है? तो स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, मैं पहले बता भी चुकी हूँ, इसीलिए मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें एक था कि जिसमें ई, उ और री, और दूसरी तरफ कोई भी असमान, मतलब ये ना हो, कोई भी असमान स्वर हो तो वो बन जाता है, ई जो है य बन जाता है, उ व बन जाता है, और री र बन जाता है। इस चीज को हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो य है, य जो है ये ई है, यह जो है ई की मात्रा है, तो यहाँ पे ई हो गया, और हमारा पहले तो त था यहाँ पे त। अब त के साथ ई लगाना है, त के साथ ई लगाना है, तो त में अब छोटी ई लगाना है कि बड़ी ई लगाना है? तो हम लोग देखेंगे, मान लो बड़ी ई लगा देते हैं, तो इस इति का तो कोई मतलब होता नहीं है।
यहाँ पर फिर छोटी ई ही लगेगी, इति। ये देखिए इति, ये हो गया। और यहाँ पे यह जो था ये अ से मिलकर बना होगा, है ना, अ से मिलकर बना होगा, तो क्या हो जाएगा इति, यहाँ पे अ लिख देंगे। आदि, आदि कुछ होता है क्या? आदि कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा आदि, इत्यादि। दोनों का सार्थक मीनिंग भी देखना है, साथ ही साथ में कौन सा हो जाएगा ये यण संधि। उसी प्रकार देखिए स्वागत, स्वागत बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मान लीजिए हमें फिर इसको दो भाग में बांटना है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक तरफ तो गत मिल गया हमें, एक तरफ तो गत मिल गया, एक तरफ स। अब यहाँ फिर देखिए व किस में आता था, व किस में आता था, तो फिर वही याद आ जाएगा। यण संधि में य व और र बनता था, यण संधि में य व र बनता था। तो य जो बनता था वो ई से बनता था, और ऊ से क्या बनता था, व बनता था। तो हमें फिर क्या करना है, यहाँ पर निश्चित रूप से जो है ऊ लगा होगा। तो स के साथ यदि हम ऊ लगा दें, स हो गया, तब सु, इसका तो कोई मीनिंग होता नहीं है, होता नहीं है ना, तो फिर कौन सा सु होगा, फिर छोटा सु हो जाएगा, सु हो गया। और फिर यहाँ वा है, यदि हम इसमें से वा जो है निकाल दिए, क्योंकि वह हमको अलग अलग करना है ना, तो वा को तो हटा दिए, वा जो है अपना ऊ और आ, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ पे आ हो जाएगा, आगत, स्वागत। अगत मान लीजिए अ और आ दोनों हो सकता था, अगत का तो कोई मतलब होता नहीं है, आगत होता है, तो सु प्लस आगत, स्वागत, ये हो जाएगा यण संधि। इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मान लीजिए और शब्द के साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, ये तो बिल्कुल आसान हो गया स्वर संधि के साथ, स्वर संधि के साथ तो हम लोग बहुत आसानी से जान जाते हैं, या एक दो और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गुरुपदेश, मान लीजिए है गुरुपदेश। अब यहाँ पे तो ये गुरुपदेश में है कि अब क्या होगा, यदि इसको अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर दो भाग में बांटेंगे, यहाँ पर जुड़ा है उ, गुरु। तो हम लोग जब देखे थे कि जब हम लोग गुरुपदेश के बारे में हम लोग जब जान रहे थे, तो दीर्घ संधि में क्या हो रहा था कि जब समान वर्ण आए, जैसे ई आए तो ई हो जाएगा, उ आए तो उ हो जाएगा, आ आए तो आ हो जाएगा, ऐसा था ना एक तरह से। या आ आए तो आ होगा, आ रहे तब भी आ रहेगा। ये किसमें था, याद आया, ये था दीर्घ संधि में, ठीक है ना, दीर्घ संधि में था। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि क्या अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहले पदेश लिख लिया ऑलरेडी, और यहाँ पे गु लिख लिया। अब यहाँ पे रू दीर्घ दिख रहा है, यहाँ पे हमें देखना है कि दीर्घ क्या है। यहाँ पे रू दिख रहा है दीर्घ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, र लिखिए। अब रू, गुरु को तो गुरु तो होता नहीं है, गुरु ही होता है, गुरु की मात्रा क्या होती है, गुरु। और यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो उपदेश, गुरु भी सार्थक लग रहा है, उपदेश भी सार्थक लग रहा है, गुरुपदेश। तो किसमें हो गए, दीर्घ संधि हो गई ना, गुरुपदेश दीर्घ संधि में। अगला देखिए, मान लीजिए है महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। तो महेंद्र जो है इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको फिर हमें दो भाग में बांटना है, दो भाग में बांटना है। यहाँ मान लीजिए प्लस रहेगा, तो एक तरफ तो ये नाद्र आ गया, एक तरफ म आ गया। अब यहाँ पे इसको देखना है, अब क्या हो सकता है, यहाँ पे किससे जुड़ा है, तो यहाँ पे फिर हमें देखना है कि एक गुण संधि था, गुण संधि। उसमें क्या था, उसमें क्या था कि एक तरफ अ और आ रहे, और दूसरी तरफ ई उ और री रहे, ठीक है ना। नियम हालांकि मैं पहले उसमें बता चुकी हूँ, ई उ अर रहे तो फिर क्या बन जाता है, ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाता है, ए ओ अर में। तो ये वाला नियम यहाँ पे लगा के देखते हैं, जैसे गुण संधि में, ठीक है ना। तो म यहाँ पर ए बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ए बना है, ए बना हुआ है ना। तो यहाँ पर जब ए बना है तो हमें देखना है कि मतलब निश्चित रूप से ई से ए बना है, एक तरफ अ आए रहेगा, तो यहाँ पे म है, तो यहाँ पे अ, म, ये हो गया म, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर ई लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा देंगे ई, ठीक है, इसमें ई रहेगा। लेकिन मह तो कुछ नहीं होता है, क्या होता है, महा, तो हो जाएगा महा धन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। हमें ये देखना है कि दोनों का सार्थक मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मह का तो आएगा नहीं, ठीक है ना। और इंद्र, ऐसा तो इंद्र होता नहीं है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि ऑप्शन, जो चार ऑप्शन रहते हैं उसमें कौन कौन सा है। जैसे मान लो मह प्लस इंद्र है, तो हमें ऐसे काट देना चाहिए, मह तो होता नहीं है, इंद्र तो होता नहीं है, तो महा प्लस इंद्र ये होगा। और यदि संधि पूछता है तो वहां पे फिर बता देंगे गुण संधि। तो संधि यदि हम जान गए तो संधि विच्छेद बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को देखना है यथैतिहासिक, यदि हमें देखना है यथैतिहासिक, यथैतिहासिक, यदि इसे हम अलग अलग करना है तो फिर क्या होगा,
हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे जुड़ सकता है। तो ऐतिहासिक, ये तो लग ही रहा है कि ऐतिहासिक होगा, ऐसा लगता है, हल्का हल्का तो पता चल ही जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐतिहासिक, एक तरह से ऑलरेडी लिख देते हैं ऐतिहासिक, और यहाँ पे यह रहेगा। अब यहाँ पे थय है, अब ये थय बच गया। अब थय में देखना है कि यथ होगा कि यथा होगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक नियम जानना पड़ेगा। कौन सा नियम था, किसका नियम था? और नियम था वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि में क्या नियम था? वृद्धि संधि का, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या नियम था कि यदि अ और आ के बगल में ए रहे या ऐ रहे तो ऐ हो जाएगा, या ओ रहे या ओ रहे, औ रहे तो औ हो जाएगा। याद है ये नियम? हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, थै, ये डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक हो गया। और यहाँ पे यह है ना, तो इसके बगल में था है। तो अब ये देखना है कि था में था है कि था है, मतलब इसके बगल में अ है कि आ है। तो यथ तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? यथा ऐतिहासिक, यथा ऐतिहासिक, मतलब यथा ऐतिहासिक, इसका मतलब हो जाएगा यथा ऐतिहासिक। कौन सी संधि? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, है ना। बहुत आसान। ये तो बातें हुई स्वर संधि की। स्वर संधि में हमें बस एक दो चीजों को बिल्कुल जानना है कि ई, उ और री, बस यहाँ पे बहुत ज्यादा बदलता है, य व र में बदल जाता है। और बाकी जो है ना, जो समान स्वर रहते हैं वो कभी दीर्घ हो जाते हैं। तो उसको यदि हम जान गए अच्छे से तो बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे। साथ ही साथ व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में मान लीजिए है उच्चारण दिया है। व्यंजन संधि में बहुत आसान है। हम लोग सोचते हैं कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उच्चारण है, तो हमें ये जानना है कि जैसे च च हो गया है ना, लेकिन आप बहुत ज्यादा देखिएगा कि व्यंजन संधि में जो त है, व्यंजन संधि का 15-16 नियम है। जैसे त है तो कहीं पे त रहे, ठीक है ना, त रहे, और बगल में यदि च रहे या छ रहे या ट रहे या ड़ रहे, इस तरह के जो सब बहुत सारे रहते हैं। नियम वाले में मैं बहुत अच्छा आसानी से उसको बता दी हूँ, आप एक बारी बस देख के समझ जाइएगा। तो त जो है वो च रहेगा तो च च, छ रहेगा तो त छ, ट रहेगा तो ट ट, ड रहेगा तो ड ड, जैसे उड्डयन होता है, उट्टिका होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए च च आ गया, मतलब निश्चित रूप से ट होगा ही। तो क्या हो जाएगा? उत, मतलब ये त जो है च च बन गया है, ठीक है ना, मतलब च बगल में होगा तो ये त जो है ये बन गया है, और फिर प्लस चारण। अब यहाँ पे तो हमें याद नहीं करना है व्यंजन संधि मतलब व्यंजन संधि, है ना। मान लीजिए कहीं पे द और ध लिखा है, इसे आसानी से जान जाएंगे कि त और ह जहाँ पे रहता है वो ध बन जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है उद्धार, तो ये जो रहता है ना त और ध मिलकर बना होता है, वो नियम में ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? उत धन हार, उद्धार, उत धन हार। ये द और ध जहां पे भी रहेगा त और ह मिलकर, ठीक है, ये त और ह मिलकर के ये ध बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? उद्धार। फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं उसको, कहां पे उसको जोड़ना है, ठीक है ना। विसर्ग संधि में जैसे दिया है मनोनुकूल, मनोनुकूल। विसर्ग संधि में हमें जानना चाहिए कि ज्यादा जहां तक ओ की मात्रा लगी रहती है वो विसर्ग रहता है। तो फिर मनन धन ए ओ है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें पकड़ना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा? अनुकूल, मनोनुकूल हो गया ना। उसी प्रकार में विसर्ग संधि में हमें क्या पकड़ना चाहिए कि जो ये श और स होता है, यहीं पे बहुत ज्यादा यहाँ पे संधि हुई रहती है। मतलब बहुत जगह पे श जहां पे रहेगा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है दुशासन, ठीक है ना, दुशासन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जहां पे श रहेगा ना वो स बन जाता है। तो यहाँ पे दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन, दुशासन। तो विसर्ग जो है ना बहुत बार इस समय या इस समय परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ में बहुत जगह पे जो जैसे च छ है तो इस स में बन जाता है, ट ठ है ट ठ इस स में बन जाता है, ये वाला स है त थ है तो इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग संधि में हमें जहां पे भी ये वाले श रहेंगे, ठीक है ना, ये वाले जहां पे श रहेंगे तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि वहां पे जुड़ाव हुआ होगा और वहां पे हमें विसर्ग लगा देना चाहिए। और विसर्ग लगाने के बाद हमें ये देखना है कि दोनों तरफ के जो शब्द हुए वो सार्थक हुए या नहीं। सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है, तो उसे हमें ये देखना होता है।
तो एक बार आप विसर्ग संधि वाला वीडियो देख लीजिए तो आप आसानी से समझ जाएंगे। उसमें बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दी हूँ कि विसर्ग में हम कैसे पकड़ पाएंगे कि वहां पे विसर्ग है, बहुत आसानी से। जहां पे स, श और स लगा हो, जहां पे ओ की मात्रा लगी हो, या पे जहां पे टट इस तरह का हमें दिख रहा है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वहीं पे जो है जुड़ाव है और वहीं से हमें संधि विच्छेद करना है और दोनों तरफ मीनिंग आना चाहिए। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होता है ना कि विसर्ग का ही लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो होता है निरोग, निरोग, तो इसमें के पास केवल क्या हो जाता है, नी प्लस रो, निरोग। आसानी से जान लें, नी प्लस रो। कभी कभी जो है विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग संधि में यदि ओ है या फिर स लिखा हुआ है या फिर कहीं विसर्ग का लोप हो रहा है तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं कि वहां पे विसर्ग संधि है। और उसी प्रकार से व्यंजन संधि में भी। तो एक बार सरसरी निगाह से आप व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि का वीडियो को देख लीजिए, तो फिर संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आप संधि विच्छेद को बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे और इस बार अगले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे छूट नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।